Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बच्चों नमस्कार। आइए इस वीडियो लेक्चर में लेसन 3 की प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न नंबर 1 को करते हैं। बच्चों प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न नंबर 1 में इन्होंने मुझे कहा है कि निम्न रेखीय समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। और जिस समीकरण का एक अद्वितीय हल है उसे वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। तो बच्चों इसके पूर्व के वीडियो में मैंने आपको इन सूत्रों को कैसे बनाना है और कैसे हल करना है बताया है, लेकिन फिर भी मैं आपका एक बार रिवीजन कर देता हूं कि इन चारों सवालों में मुझे बताना है कि किस समीकरण का एक अद्वितीय हल का मतलब होता है a1 a2 नॉट इक्वल है b1 b2। यह समीकरण का कोई हल नहीं, अर्थात a1 a2 इक्वल होगा b1 b2 लेकिन नॉट इक्वल होगा c1 c2। यह समीकरण के अनंत अनेक हल होंगे, अर्थात a1 a2 इक्वल होगा b1 b2 और इक्वल होगा c1 c2 बताना है। और अगर इन चारों सवालों में से किसी समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है तो मुझे इसे वज्र गुणन विधि से हल करना है। इस सूत्र को बनाने की मेथड में आपको इसके पूर्व के वीडियो में बहुत अच्छी तरह सिखा चुका हूं। तो इस मेथड के द्वारा हमने फार्मूले को तैयार किया है और वज्र गुणन विधि से अगर समीकरण का कोई अद्वितीय हल होता है तो इस फार्मूले में उसकी वैल्यू रखकर मुझे उसको सॉल्व करना है। तो आइए बच्चों करते हैं हम इस सवाल को। आइए बच्चों हम करते हैं प्रश्न नंबर 1 का पहला सवाल और बताते हैं कि इस समीकरण का एक अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है या अनंत अनेक हल। तो इसके लिए बच्चों पहले मैं a1 का मान निकाल लेता हूं। तो a1 का मान है मेरे पास में x का कोफिशिएंट 1 हो गया, b1 का मान है -3 है और c1 का मान है -3। उसी तरह से a2 का मान 3 है, b2 -9 है और c2 का मान -2 है। अब बच्चों मैं देखता हूं यहां पर कि इसकी जब a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की तुलना करने पर कि इसका मान क्या आता है तो a1 a2 बराबर हो जाएगा 1/3। उसी तरह से b1 अपॉन b2 बराबर हो जाएगा -3/-9। अब ये दोनों आपस में घटेंगे तो ये आ गया 1/3। अब अगर a1 a2 और b1 b2 बराबर है तो अब मैं जाऊंगा c1 c2 के पास। तो c1 अपॉन c2, तो c1 का मान है -3 अपॉन में -2, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो हमारा मान आएगा 3/2। अब बच्चों मैं यहां पर देख रहा हूं कि a1 a2 और b1 b2 तो बराबर है लेकिन नॉट इक्वल है c1 c2। तो मैं यहां लिखूंगा कि a1 a2 इक्वल है b1 b2 मगर नॉट इक्वल है c1 c2। तो बच्चों जो मैंने फार्मूला याद किया था उस फार्मूले के आधार पर मेरा मान बन रहा है कि अगर a1 a2 इक्वल है b1 b2 लेकिन नॉट इक्वल है c1 c2 तो मैं कहूंगा कि समीकरण का कोई हल नहीं होगा। और बच्चों यही आपका आंसर आ जाएगा। आइए बच्चों अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 1 का दूसरा सवाल। बच्चों दूसरे सवाल के लिए पहले तो मुझे दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म के व्यापक रूप में इसे जमाना होगा, अर्थात मुझे इसे सबसे पहले तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और उसी तरह a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के फॉर्म में इसे जमाना होगा, अर्थात c की वैल्यू को इक्वल के इधर लाना होगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ 2x प्लस y और 5 को इधर लाऊंगा तो -5 बराबर 0। उसी तरह से 3x प्लस 2y और 8 को इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा -8 बराबर 0। अब बच्चों ये जो हमारी इक्वेशन है इसमें मैं a b c के मान निकाल लेता हूं। तो a1 का मान तो हो गया 2, b1 का मान होगा 1 y का कोफिशिएंट और c1 का मान होगा -5 अर्थात अचर पद। उसी तरह से a2 का मान होगा 3, b2 का मान होगा 2 और c2 का मान होगा -8। तो बच्चों हमने मान निकाल लिए। अब मुझे देखना है कि ये जो समीकरण है मेरे पास में इसका कौन सा हल है, एक अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, अनंत अनेक हल। तो इसके लिए मैं इसकी तुलना करता हूं a1 a2 की। तो a1 का मान तो 2 है और a2 का मान 3 है। उसी तरह से
B1 अपॉन B2, तो B1 का मान 1 और B2 का मान 2। अब बच्चों मैं यहाँ पर चेक करता हूँ कि क्या A1 A2 और B1 B2 बराबर है। तो मैं देखता हूँ कि A1 A2 और B1 B2 यहाँ बराबर नहीं है, अर्थात मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि A1 A2 नॉट इक्वल है B1 B2। और बच्चों जब मेरे पास A1 A2 नॉट इक्वल आता है B1 B2 तो मैं कहता हूँ समीकरण का एक अद्वितीय हल है। और बच्चों अगर समीकरण का एक अद्वितीय हल है तो हमारे क्वेश्चन ने कहा है कि अगर इक्वेशन का मान अद्वितीय आ जाता है तो फिर आपको इसे वज्र गुणन विधि से हल करना है, अर्थात आपको इसमें इस जो मैंने आपको सूत्र दिया था इस सूत्र के द्वारा आपको इसे x और y के मान निकालना है। तो आइए बच्चों हम इसका सूत्र लिख लेते हैं। तो अब बच्चों मैंने सूत्र यहाँ लिख लिया है। अब इस सूत्र के द्वारा मैं वज्र गुणन विधि से इसको सॉल्व कर देता हूँ। ये लिखा मैंने x। अब बच्चों मेरे पास B1, C2, B2 और C1 के मान मैंने पहले यहाँ निकाल लिए थे, बस इसमें से वैल्यू देख के यहाँ पुट कर देता हूँ। B1 का मान है मेरे पास 1 मल्टीप्लाई C2 का मान है -5 माइनस B2 का मान है 2 मल्टीप्लाई C1 का मान है -5, C2 का मान है -8 और उसी तरह से C1 का मान है -5। तो ये तो हमने वैल्यू जमा दी इक्वल। उसी तरह y में भी मैं मान रख देता हूँ। C1 का मान है -5 तो मैं -5 लिख लेता हूँ। A2 का मान है 3 माइनस C2 का मान है -8 मल्टीप्लाई A1 का मान है 2। तो ये तो मैंने वैल्यू पुट करी। अब इसी तरह मैं 1 में भी रख देता हूँ। A1 का मान है 2, B2 का मान है 2 माइनस A2 का मान है 3 और B1 का मान है 1। अब बच्चों यहाँ पर हम इसमें x के मान निकाल लेते हैं। तो प्लस माइनस -8 एकम 8 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 5 5 दूनी 10। इसी तरह y का मान निकाल लें हम, प्लस माइनस -5 3 15 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 8 को 8 8 दूनी 16 और बरोबर में 1 2 2 2 दूनी 4 माइनस 3 एकम 3। अब बच्चों जब हम 10 में से 8 घटाएंगे तो हमारे पास x का मान आ जाएगा 2 +2 क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, इक्वल में y का मान आ जाएगा प्लस माइनस लेकिन प्लस की संख्या बड़ी है अर्थात y का मान +1 और 1/4 में से 3 जाएगा तो 1। अब बच्चों मुझे x का मान निकालना है तो 1 के साथ तुलना कर दूँ और y का मान निकालना है तो मैं इसके साथ तुलना कर देता हूँ। तो x/2 बराबर हो जाएगा 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x बराबर 2 एकम 2, तो ये निकल गया x का मान। अब बच्चों अगर y का मान निकालना है तो मैं 1 के साथ यहाँ तुलना कर देता हूँ, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y एकम y और 1 एकम 1, तो ये निकल गया y का मान। तो मैं कह सकता हूँ x और y के अभिष्ट मान 2 और 1 है, यही आपके आंसर है। आइए बच्चों अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 1 का तीसरा सवाल। बच्चों तीसरे सवाल में दिया है इन्होंने 3x - 5y बरोबर 20 और 6x - 10y बरोबर 40। तो बच्चों पहले तो हम c के मान को इक्वल के इधर लिख लेते हैं। तो 3x - 5y ये प्लस का है तो इधर हो जाएगा माइनस और बरोबर में 0। उसी तरह हम 40 का भी पक्षांतरण कर दें तो 6x - 10y - 40 बरोबर 0। अब a1 का मान 3 है, x का कॉफिशिएंट, उसी तरह b1 का मान हमारे पास -5 है और c1 का मान -20। उसी तरह a2 का मान 6 है, b2 का मान -10 है और c2 का मान है -40। अब मैं यहाँ पर a1 a2 और b1 b2 की तुलना कर लेता हूँ। तो a1 a2 बराबर हो जाएगा 3/6। अब देखो बच्चों क्या किसी संख्या से कट रहा है ये, तो ये 3 से कट रहा है, 3 3 3 दूनी 6 अर्थात 1/2। उसी तरह अब मैं निकाल लेता हूँ b1/b2। तो बच्चों b1 का मान तो है -5 और b2 का मान है -10, ये दोनों भी कट रहे हैं, 5 एकम 5 और 5 5 5 दूनी 10। अब मैं निकाल लेता हूँ c1/c2।
तो C1 का मान है -20 और C2 का मान है -40। ये दोनों भी आपस में कट जाएंगे, माइनस से माइनस भी कट गया तो 1/2। अब बच्चों अब मैं यहां देखता हूं कि A1 A2 B1 B2 और C1 C2 सभी मान बराबर है, और जब A1 A2 B1 B2 और C1 C2 बराबर आ जाते हैं तो मैं कहता हूं कि समीकरण के अनंतः अनेक हल है। और यही बच्चों आपका आंसर है, तो इसे अच्छी तरह से कर ले। आइए बच्चों अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 1 का लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने कहा है x - 3y - 7 बराबर 0 और 3x - 3y - 15 बराबर 0। तो सबसे पहले बच्चों हम a1 a2 का मान निकाल ले, तो a1 का मान 1 होगा, b1 का मान -3 होगा और c1 का मान -7। उसी तरह से a2 का मान होगा 3, b2 का मान होगा -3 और C2 का मान होगा -15। अब बच्चों यहाँ पर मैं देखता हूँ कि इस समीकरण का कौन सा हल है, तो मैं इसको रेशो में ले लेता हूँ, बटे में A1 A2 1/3। उसी तरह से मैं लेता हूँ B1/B2 बरोबर हो जाएगा -3/-3। और जब 3 से 3 को कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 1/1। अब बच्चों मैं यहाँ पर रुक कर देखता हूँ कि A1 A2 और B1 B2 बराबर नहीं है, अर्थात मैं कह सकता हूं कि A1 A2 नॉट इक्वल है B1 B2, और A1 A2 नॉट इक्वल होता है B1 B2 तो मैं कहता हूं समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। और बच्चों समीकरण का अगर अद्वितीय हल होगा तो फिर मुझे इसे वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना होगा। तो मैं इसका सूत्र लिख लेता हूं, आपने भी सूत्र अच्छी तरह से याद कर लिया होगा। तो इसका फार्मूला है x बटे में B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर है y C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर 1 में A1 B2 माइनस A2 B1। अब इसके अंदर हम यहाँ से A1 A2 से वैल्यू पुट कर देते हैं, तो x में B1 का मान है -3 मल्टीप्लाई C2 का मान है -15 माइनस B2 का मान है -3 मल्टीप्लाई C1 का मान है -7। बच्चों यहाँ पर धन ऋण का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, मान रखने में भी और मल्टीप्लाई में भी। C1 का मान है -7 और A2 का मान है 3 माइनस C2 है -15 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई A1 का मान है 1। अब इसी तरह मैं लास्ट मान भी रख देता हूँ, A1 का मान है 1, B2 का मान है -3 माइनस A2 का मान है 3 और B1 का मान है -3। तो ये तो बच्चों मैंने वैल्यू रख दी। अब यहाँ से मैं इनका मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो x में माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 15 तिया 45 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और प्लस माइनस होगा माइनस, तो 7 तिया 21 और बरोबर में हो जाएगा y में प्लस माइनस माइनस 7 तिया 21 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 15 एकम 15 और बरोबर में 1 प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 त्रिया 9। तो ये तो हमने मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, अब जब 45 में से 21 को घटाएंगे तो प्लस 24 इक्वल में y में प्लस माइनस 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 की संख्या बड़ी है। अब 21 में से 15 जाएंगे तो आपके पास बचेंगे -6 और इक्वल में आ जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस प्लस की संख्या बड़ी है, 9 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 6। अब बच्चों x का मान निकालना तो इसके साथ और y का मान निकालना तो उसका हम तुलना कर देते हैं, तो ये हो गया 24 में 1/6। अब 24 का मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा x बराबर 24 में 6, 6 चौक 24। तो इस तरह से x का मान आएगा 4। यह आपका हुआ
पहला आंसर। अब मैं निकाल लेता हूँ y का मान। तो इस तरह से y अपॉन में आ गया -6 अपॉन में 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y बरोबर -6 एकम 6 अपॉन में 6, दोनों कैंसिल तो y बरोबर -1। तो बच्चों मैं कह सकता हूँ कि x और y के दिए गए समीकरण के अभिष्ट मान 4 और y का मान -1 है, और यही आपका आंसर है। बच्चों इस सवाल को अच्छी तरह से सॉल्व कर लीजिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.